हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ क्लास 12 सब्जेक्ट कॉमर्स। आपका सब्जेक्ट है ब्रांच कॉमर्स, आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। हम देखेंगे एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के आवश्यक तत्वों को समझाइए। सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड क्या होता है। डिमांड के लिए, मांग के लिए सबसे पहले एक निश्चित समय, एक निश्चित कीमत की बात की जाती है। ये दोनों चीज़ों का होना आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे मांग के आवश्यक तत्व क्या है। सबसे पहले इच्छा। अब मांग के लिए क्या होनी चाहिए? मांग कहलाने के लिए उपभोक्ता की इच्छा का होना आवश्यक है। अन्य तत्वों की उपस्थिति के बावजूद यदि उपभोक्ता को उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है तो हम क्या बोल सकते हैं? उसको मांग नहीं बोल पाएंगे हम। फिर है रिसोर्सेस, है ना। रिसोर्सेस मांग कहलाने के लिए मनुष्य की इच्छा के साथ क्या होना चाहिए? उसके पास पर्याप्त धन भी होना चाहिए और साधन भी होने चाहिए। जैसे एक भिखारी कार खरीदने की इच्छा कर सकता है, रख सकता है, परंतु साधन के अभाव में इसको मांग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। फिर है डिज़ायर टू स्पेंड, खर्च करने की तत्परता कि किसी वस्तु को यदि हमको प्राप्त करना है ना, प्राप्त करने की इच्छा है और साधन होने के बावजूद भी हम उस इच्छा को मांग नहीं कहेंगे। मांग कहलाने के लिए मनुष्य में क्या होना चाहिए? इच्छा व उसको उस पर खर्च करने के लिए उसके पास उसकी तत्परता भी होनी चाहिए इच्छा पूर्ति करने के लिए। फिर है स्पेसिफिक प्राइस। जैसे मांग का एक महत्वपूर्ण निश्चित कीमत होता है। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए जैसे कहा गया कि कीमत से, ये किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु का संबंध यदि कीमत से नहीं किया गया तो इस स्थिति में मांग का आशय पूर्ण नहीं होगा। जैसे 5 किलो गेहूं की मांग है बोला जा रहा है ना, तो यह अपूर्ण होगा। लेकिन वही बोला जाएगा प्राइस के साथ 500 किलो गेहूं 3 रुपये पर केजी, तो ये क्या है ना, ये आपका होगा डिमांड, है ना। फिर है निश्चित समय, स्पेसिफिक टाइम। प्रभावपूर्ण इच्छा, जिनके लिए मनुष्य के पास क्या होता है? धन होता है और उसकी पूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता होती है और व्यय करने के लिए वे इच्छुक भी होते हैं। तो ये क्या होता है? निश्चित मूल्य से संबंधित। लेकिन यदि वह किसी निश्चित समय से संबंधित नहीं होगा तो मांग का नहीं होगा। मैंने बताया कि जैसे डिमांड के लिए आपका निश्चित समय और निश्चित प्राइस का होना आवश्यक होता है। फिर है आपका मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देखेंगे सबसे पहले वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव, है ना, वस्तु के स्वभाव का मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अनिवार्य वस्तुएं होती है, चावल, नमक, गेहूँ आदि, ये सब क्या होती है? बेरोजगार होती हैं। बेरोजगार मतलब क्या होती है? इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के मूल्य में क्या परिवर्तन होने के बाद भी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंसान क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि दाल चावल गेहूं का रेट कम हो जाए तो इंसान खाना, ज़्यादा हो जाए तो इंसान खाना बंद कर दे, उसको तो खाना ही पड़ेगा। और उसी के विपरीत जैसे ही आरामदायक वस्तुओं की मांग क्या होती है? लोचदार होती है, क्योंकि इनके मूल्य में कमी हो तो मांग में वृद्धि हो जाती है ना। फिर है आपका वस्तु का प्रयोग, यूज़ ऑफ कमोडिटी। जिन वस्तुओं का प्रयोग क्या है? अनेक कार्यों में किया जाता है, जैसे बिजली, कोयला आदि। इनके दरों में कमी आने पर इनका प्रयोग क्या होता है? इनके दरों में कमी आने पर इनका प्रयोग रोशनी, खाना बनाने, कमरा आदि चीज़ों में किया जाता है। इसके विपरीत बिजली की दरों में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो बिजली का प्रयोग अत्यंत आवश्यक कार्यों में किया जाता है। फिर है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। किसी वस्तु के बदले में दूसरी प्रकार की वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है तो ऐसी वस्तु की मांग क्या होगी? अधिक लोचदार होगी। अगर एक वस्तु की मांग क्या होती है, एक वस्तु का कीमत बढ़ता है, उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और दूसरी वस्तु, हाँ, लेकिन ये है कि सब्स्टिट्यूट वस्तुओं के लिए क्या होनी चाहिए? एक की जो मूल्य है वो स्थिर होना चाहिए, है ना। फिर है उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। मांग की लोच पर उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति का ही प्रभाव पड़ता है। धनी वर्ग व्यक्तियों के लिए मांग की लोच बेरोजगार होती है। यही कारण है कीमत में थोड़ा सा वृद्धि पर उनमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत निर्धन वर्ग के लोगों के लिए मांग अधिक लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने वाली कमी या वृद्धि को उनका मांग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। फिर है व्यय की जाने वाली आय का अनुपात। जिन वस्तुओं पर आय का बहुत छोटा सा भाग, जैसे माचिस, नमक, ये क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं। इनके वस्तु में थोड़ा सा भी अगर मांग में चेंजेस होता है या कीमत में तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है आपका
सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के मध्य संबंध को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। यह एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल डायग्राम। ये टेबल मैंने बना दिया। इस टेबल में आप दूसरा डिजिट भी यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप केवल यही डिजिट लेंगे, आप दूसरा डिजिट भी क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो, जो फर्स्ट डायग्राम बना है टोटल यूटिलिटी, सेकंड डायग्राम बना है मार्जिनल यूटिलिटी। आप इस डायग्राम को ऐसे ही जोड़कर बनाएंगे। आप टेबल में देखिए, है ना, पीछे मैं आपको बताते जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको टेबल में दिया हुआ होगा, जब आपका क्या है टोटल यूटिलिटी 1 इकाई है तो टोटल यूटिलिटी कितनी है आपकी 10 है। टोटल यूटिलिटी कितनी है 1 इकाई में 10 है। ऐसे करके आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है 50 हाईएस्ट है ना। 50 हाईएस्ट है आपका, वो क्या है आपका TU, टोटल यूटिलिटी का क्या है मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, मैक्सिमम बिंदु है। देखो, जब आपका टोटल यूटिलिटी, अब नीचे वाला ग्राफ देखो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नीचे यूनिट्स को दिखा रहे हैं और लेफ्ट साइड में हम क्या दिखा रहे हैं, ऊपर वाले डायग्राम में टोटल यूटिलिटी दिखाए हैं और नीचे वाले डायग्राम में हमने क्या दिखाया है, मार्जिनल यूटिलिटी दिखाया है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, एक लेवल तक आपका बढ़ता है, फिर धीमी गति से कम होता है ना। फिर क्या होता है, आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो धीमी गति से कम होता है। अब देखिए, जहाँ पर आपका TU सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, वहाँ पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगा, 0 होगा। फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी और कम होने लगता है धीमी गति से, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो आप इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपका लिख दिया है, ये देख लीजिएगा आप, है ना। फिर है आपका एक्सप्लेन द रिलेशन, मांग के नियम को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। देखो, मांग का नियम क्या कहता है, सबसे पहले मांग का नियम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मांग का नियम क्या होता है, कीमत और मांग दोनों के बीच क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। किसी वस्तु की मांग कम होती है तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, देखो, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका मांग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसका मांग बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने टेबल बनाया है, देखिए मैंने लिया है एप्पल प्राइस पर यूनिट, ठीक है, और एप्पल डिमांड यूनिट्स मैंने पर यूनिट लिया है, उस भी रुपये में लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या है, 1 रुपये प्राइस था, है ना, पर यूनिट 1 रुपये प्राइस है, तो इंसान डिमांड कितना कर रहा है, 1000। अब प्राइस क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो कितना हो गया हमारा डिमांड, 700 रुपये है। अब देखिए ऐसे करके क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है तो आपका डिमांड क्या है, कम होता जा रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ की सहायता से समझाएंगे। अब देखिए, हमने एक डिमांड कर्व खींचा है OXY, ठीक है। हमने O से X में क्या दिखाया है, डिमांड दिखाया है, किस में, यूनिट्स में, और O से Y में हमने क्या दिखाया है, प्राइस दिखाया है, पर यूनिट प्राइस, है ना। अब देखो, जब हमारा डिमांड कितना था, जब हमारा प्राइस कितना था 5, तो हमारा डिमांड कितना रहा, 100 रहा। उसके बाद हमारा प्राइस कितना था, 4 था, तो कितना रहा, 200 रहा। हम ऐसे करके इस ग्राफ को देखेंगे, फिर जो हमारा डिमांड कर्व है इन सारे बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। और जो आपका मांग वक्र होता है वो हमेशा दाईं ओर झुका हुआ होता है। धन्यवाद।